मैं वर्ल्ड एशिया टीवी देख रहे सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। जिंदगी को जियो और अपने आर्ट को जियो। नेचर सबसे बड़े गुरु है। मेरी बेटी सिर्फ 6 महीने की थी जब उसने मुझे ये इशारा दे दिया था कि वो डांस करेगी, और वहाँ से मेरी नई जर्नी शुरू हुई। और मैंने बूगी वूगी के राउंड सारे क्लियर करे, मैं बूगी वूगी जीती। गुरु वो है जो राह देता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु वे नमः। हेलो एवरीवन, माय नेम इज साची। हेलो ऑल, माई सेल्फ यशिका। हेलो एवरीवन, मेरा नाम गौरिशा है और मैं शुभ मुद्रा डांस स्टूडियो से डांस सीखती हूँ। तो मेरी सक्सेस के पीछे शुभजीत मैम का हाथ है। थैंक यू सो मच मैम फॉर सपोर्टिंग मी। मैम ने मोटिवेट किया कि आपको डांस कॉम्पिटिशन्स में करना चाहिए, आप केपेबल हो, तो उसकी वजह से मैं अब तक जीतती आ रही हूँ। सो थैंक यू सो मच मैम। कल्चर किसी भी देश को डेवलप करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। भारत एक ऐसा देश है जिसमें बहुत सी आर्ट डांस फॉर्म प्रचलित हैं। उनमें से एक आर्ट डांस फॉर्म है कथक, जो कि प्राचीन काल से ही चला आ रहा है और इसका प्रचलन दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। आज हमारे शो में मौजूद हैं इंटरनेशनल डांस परफॉर्मर, कथक एक्सपोनेंट, एजुकेटर, डांसप्रेन्योर मैम शुभजीत कौर। मैम शुभजीत जी, आपका वर्ल्ड एशिया टीवी के शो लेट्स मीट में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया गुरमीत जी। मैं वर्ल्ड एशिया टीवी देख रहे सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ वर्ल्ड एशिया टीवी की सारी टीम का और आपका कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी आप सबके रूबरू होने के लिए। मैम शुभजीत जी, आप हमारी ऑडियंस को बताएंगे कि आपकी डांस की शुरुआत कब और कैसे हुई? सर, मैं बहुत ही ब्लेस्ड रही हूँ बचपन से कि मेरा जन्म ही आर्टिस्ट की फैमिली में हुआ। मुझे सुर लय ताल अपने खून में मिली और मैं बहुत ही प्राउडली ये बताना चाहूँगी कि मेरा नाम शुभजीत कौर है और मैं सिख धर्म से बिलोंग करती हूँ। और मेरे जहाँ से मुझे ये आर्ट मिला, मेरे नाना जी वो गुरु के कीर्तनीय थे, मेरे पहले गुरु, और जिसके चलते ये मेरे खून में आना शुरू हुआ कि घर से ही मैं म्यूज़िक सुनती थी। और मेरी मम्मी दूरदर्शन की ग्रेड 1 आर्टिस्ट रही हैं, मेरी दूसरी गुरु मेरी माँ, जिन्होंने मुझे कभी भी नहीं रोका कि आपको, जैसे घर में म्यूज़िक वोकल था, घर में म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट था, पर उन्होंने मुझे कभी भी ये रोका नहीं कि तुम डांस की फील्ड में क्यों जाना चाहती हो। और मैं अपने घर में मेरे घर में 15 से 20 आर्टिस्ट होंगे और सभी गाते हैं और बजाते हैं, पर मैं अपने घर में अकेली हूँ जिसने डांस को परस्यू किया, क्योंकि जिनसे मेरी शुरुआत हुई, मेरे नाना जी, वही चाहते थे कि मेरी एक जो बेटी है वो डांस करे और स्पेशली कथक करे। और ये बाय चांस हुआ कि मैं जन्म से ही डांस करने लगी। मेरी रुचि उधर थी डांस में, और फिर धीरे धीरे जैसे मुझे इंस्पिरेशन मिलती रही और म्यूज़िक अंदर था, मैं अपनी मम्मी को देखती थी, जब भी वो सितार बजाती थी या वो गाती थी, वो कुछ ऐसा करके स्टेप्स लेती थी, तो मैं उनके चेहरे की तरफ देखती थी। तो धीरे धीरे वो डांस में कन्वर्ट होता गया और मेरे बाद अब मेरी बेटी है जो इस चीज़ को कंटिन्यू कर रही है। बस यही मेरी जर्नी है, यहाँ से मेरी शुरुआत हुई। उसके बाद स्कूल में जैसे छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स में करती थी, तो मेरे पापा का बहुत मुझे सपोर्ट मिलता था कि नहीं तुम जीती हो, चलो नेक्स्ट कंपटीशन में। धीरे धीरे मैं टीवी चैनल्स पे जाने लगी और मैंने बूगी वूगी के राउंड सारे क्लियर करे, मैं बूगी वूगी जीती। और चंडीगढ़ में तब ये हुआ था और मैं बूगी वूगी जीती। फिर एक शो था जिसमें सरोज खान जी जज थी, इंडिया के रनाउंड बॉलीवुड कोरियोग्राफर हैं, वो वहाँ पे ज्यूरी में थी और मैं वहाँ से डांस कंपटीशन जीती। उस वक्त मुझे ये रियलाइज़ होना शुरू हुआ कि नहीं, मुझे और आगे बढ़ना चाहिए, और मेरे फादर ने भी मुझे इस चीज़ के लिए सपोर्ट करना शुरू किया। और सरोज खान जी ने फिर मैंने सरोज खान जी के साथ फिर काम भी किया। उनका उस वक्त चैनल पे प्रोग्राम आता था आजा नच ले, उसमें मैंने फिर सरोज जी के साथ काम किया।
और उनसे मुझे नॉर्थ इंडिया की बेस्ट डांसर एंड कोरियोग्राफर का अवार्ड भी मिला। मैम, जैसे कि आपने बताया आपको बैकग्राउंड फैमिली से ये बैकअप मिला है, आप डांस के फील्ड में आ गए, म्यूज़िक में आपके ब्लड में है। तो जैसे कि आज देखते हैं हम, बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चों को इस फील्ड में नहीं लाना चाहते, बोलते नहीं अच्छा नहीं है, बुरा है, छोड़ दो। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे मैम? सर, मैं ये कहना चाहूँगी कि हर एक चीज़ का पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है और नेगेटिव भी है। कहीं ना कहीं अगर डांस की फील्ड की बात आती है और एक लड़की होने के नाते, तो पेरेंट्स का सबसे बड़ा इशू होता है सोसाइटी। तो सोसाइटी में मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा ये बताया कि अगर आप एक कथक एक्सपोनेंट है, क्योंकि ये देवी देवताओं का आर्ट है, तो डेफिनेटली वो रिस्पेक्ट हमें मिलेगा। मैं डांस फॉर्म सारे करती हूँ, बट अब मैंने अपनी पर्सनल एक आइडेंटिटी कथक एक्सपोनेंट की ही बनाई। अगर मैं कहीं पे भी जाती हूँ मुझे वो रिस्पेक्ट मिलता है। और दूसरी बात ये है कि अगर हम इस फील्ड में जाते हैं तो आगे चल के हमें इनकम कैसे होगा, इनकम की बहुत बड़ी दिक्कत आती है। और इनकम को लेके मेरे पेरेंट्स कंसर्न्ड थे, इसलिए उन्होंने मुझे मेरी स्टडीज़ में बहुत सी डिग्रीज़ ऐसी भी करवा दी कि आज अगर अपने डांस को मैं अपना शौक़ भी रखूं और इससे कुछ इसको कमर्शियलाइज ना करूं, तो सर मुझे मेरे पेरेंट्स ने इतना कैपेबल बनाया कि मैं कोई भी जॉब इस वक्त कर सकती हूँ। मेरे पास मास्टर डिग्री डांस की ज़रूर है, बट मैं मेडिकल स्टूडेंट भी रही हूँ। और शायद कुछ मैंने ऐसे डिप्लोमाज किए हुए हैं कि जिनके कारण अगर मुझे ऐसा लगे मुझे मेरा पर्सनल बिजनेस चलाना है, जैसे कि मैं अभी अपनी स्टूडियो जो है मैं अपना रन कर रही हूँ, तो एक अर्निंग सोर्स के लिए इनसिक्योरिटी जो पेरेंट्स का है वो आज के टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि हो गया है डांस फील्ड को लेके। क्योंकि अगर एक डांसर डेवलप होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एक अकेडमी को रन कर सकते हैं या वो किसी स्कूल में डांस टीचर लग सकते हैं। बट जैसे आजकल कंपटीशन का ज़माना है तो हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका जो बच्चा हो वो बहुत ज़्यादा अच्छी इनकम जो है, अच्छे स्टेटस पे हो, अच्छी इनकम अर्न करे। और जहाँ तक कॉलेजेस की बात है, गवर्नमेंट ने कॉलेजेस में इस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस ज़रूर किया है, बट कहीं पे भी परमानेंट जॉब्स नहीं है, जिस वजह से यूजीसी क्लियर करने के बाद, इवन पीएचडी करने के बाद भी बहुत से बच्चे जो है वो हार्डली जो एक लिमिटेड सैलरी है कॉलेजेस में उसी पे ही लगे हुए हैं। तो ये इनसिक्योरिटी होने के चलते ही मैं जो अपने स्टूडेंट्स को, मेरा पर्सनल ये सजेशन रहता है कि वो और भी साथ में डिग्रीज करें। हालांकि ये मेरा फील्ड है, मैं इसको प्रमोट भी करती हूँ, बट एक इंडिपेंडेंट गर्ल या इंडिपेंडेंट लेडी के चलते मुझे ऐसा लगता है कि हमें साइड बाय साइड कुछ अपना कुछ बिजनेस या अपनी कुछ ऐसी स्टडीज़ जिसमें हम थोड़ा सिक्योर रहें। और पेरेंट्स की दिक्कत आई थिंक सिर्फ सोसाइटी की नज़रें एक लड़की के लिए और एक इनकम सोर्स को लेके वो कितनी इंडिपेंडेंट है, वो कितनी सिक्योर है कि कल को अगर उसको इंडिपेंडेंटली अकेली सर्वाइव करना पड़ता है तो क्या ये फील्ड उसके लिए सिक्योर है। हालांकि इस फील्ड से होते हुए मुझे बहुत सी दिक्कतें आती हैं और मैं बस पर्सनली यही कहूँगी कि मेरे घर से मुझे बहुत सपोर्ट मिला। मैं मेडिकल स्टूडेंट थी और मेरे ब्रदर इस टाइम कमिश्नर है लुधियाना में ही, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। तो मुझे भी बेसिकली वहीं पे जाना था, मुझे भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स ही compete करने थे। बट मेरी मदर ने मेरे इस प्यार को, आर्ट के प्रति, कथक के प्रति प्यार को समझा और मुझे एनकरेज किया कि हम तुम्हारे साथ हैं, जितनी देर तुम डांस करोगी तुम डांस करो, तुम अपने ज़िंदगी को जियो और अपने आर्ट को जियो। मुझे उनका सपोर्ट मिला और मैं आज भी उस चीज़ को कंटिन्यू कर रही हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि हर पेरेंट्स को ये सपोर्ट देना चाहिए कि बच्चे खुद से ही इनकरेज होते हैं। मेरी मदर मुझे सपोर्ट करती है और मैं आगे अपनी बेटी को सपोर्ट करती हूँ और मेरा मानना ये है लीगेसीज ऐसे ही बनती हैं। बट ड्यूरिंग लॉकडाउन जो मैंने देखा पूरे इंडिया में बाकी जो फील्ड से थे लोग वो इतना सफ़र नहीं हुए जितना आर्टिस्ट सफ़र हुए। आर्टिस्ट के पास कॉन्सर्ट्स नहीं थे, आर्टिस्ट के पास प्रोग्राम्स नहीं थे। कहीं ना कहीं उन्हीं प्रोग्राम्स के कारण आर्टिस्ट जो थे वो अपना घर चला रहे थे। और मैं पर्सनली ये बताना चाहूँगी कि मेरे लिंक्स बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ हैं, इंडिया के रेनाउंड। मैं ब्लेस्ड हूँ कि इंडिया के रेनाउंड आर्टिस्ट और उनके घरानों से मेरे लिंक्स हैं।
पर बहुत अजीब लगता था जब मैं उनसे बात करती थी और वो मुझे ये बताते थे कि शुभजीत बहुत मुश्किल है, सिर्फ आर्टिस्ट सफ़र हुए हैं एंड गवर्नमेंट इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर आर्ट एंड आर्टिस्ट। तो फंड रेजर प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस हुए और अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि जो आर्टिस्ट हैं उनकी स्टेबिलिटी नहीं है। और जहाँ तक बात आती है इससे उल्टा ले लें नेम फेम की और टीवी चैनल्स पे रियलिटी शोज़ की, उनके पास पैसा है और उनके पास फेम भी है, तो दोनों एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट्स हैं। बात हम डांसी की कर रहे हैं पर दोनों चीज़ें बिल्कुल एक साथ। मैम जैसे कि आज टीचर्स डे है तो मेरी ओर से पहले सभी गुरुजनों को नमन नमस्कार। तो आप हमें बताएंगे आपके गुरु कौन थे, आपने क्या क्या सीखा उनसे? सर मैं बहुत ब्लेस्ड रही हूँ बचपन से ही कि जैसे मेरी फैमिली बैकग्राउंड ही आर्टिस्ट का था, तो मुझे मेरे पहले गुरु मेरे नाना जी, जिनकी वजह से मुझे मेरे खून में ये चीज़ आई, और मेरी दूसरी गुरु मेरी माँ, जिन्होंने मुझे ज़िंदगी के हर पहलू का नॉलेज आज भी देती हैं। और एक आर्टिस्ट होने के नाते तमीज़, ज्ञान, रियाज, उन सारी चीज़ों का ज्ञान वो आज भी देती हैं। और मेरे ख्याल से एक माँ जो होती है वो ज़िंदा रहते ही नहीं, वो मरने के बाद भी आपके साथ रहती है, और सबसे बड़ी गुरु मुझे लगता है माँ होती है। और उसके बाद अगर मैं अपनी स्कूल लाइफ में देखूँ तो मेरा शौक़ कब से मेरा, जैसे मैं प्रोफेशनल डांसिंग करने लगी मुझे खुद भी नहीं पता, बट स्कूल में मुझे अप्रिशिएट करने वाली मेरी क्लास टीचर थी जो खुद डांसर नहीं थी, बट उन्होंने मुझे अप्रिशिएट हमेशा डांस में किया और वो मुझे बहुत आगे लेके आई। मैं 4th क्लास में थी जब मिसेस रजनी, जो मेरी क्लास टीचर थी, उन्होंने मुझे डांस कंपटीशन में मौका दिया और मैं उस वक्त जीती। तो जिस हिसाब से आप कह लो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि गुरु वो है जो राह देता है, तो इस हिसाब से वो मेरी पहली गुरु बनी। और मैं इसको ये नहीं मानूंगी कि गुरु वही होते हैं जिनसे आप अपनी नृत्य की शिक्षा लेते हैं, या गुरु तो सभी हैं, आपको रोज़ सीखने को मिलता है। सबसे बड़ा गुरु तो भगवान बैठे हैं। जब हम सुबह उठते हैं रियाज करने के लिए तो नेचर सबसे बड़े गुरु हैं, जो आपको एक मोटिवेशन देते हैं, एक पॉजिटिविटी, आपका ऑरा जो है आपको पॉजिटिवली उठाता है और कहता है कि नहीं तुम्हें रियाज करना है। तो ऐसा तो अपने गुरु हम आप भी हैं, पर जिनसे मैंने शिक्षा ली, नृत्य की शिक्षा नहीं, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया वो मिसेस रजनी रही। उसके बाद मेरे और टीचर्स मेरे स्कूल के, जिन्होंने मुझे धीरे धीरे कंपटीशन में बाहर निकालने शुरू किया। स्कूल के बाहर के सवोदया कॉम्पिटिशन्स होते थे, उनमें उन्होंने मुझे भेजना शुरू किया और मुझे मोटिवेट किया। उसके बाद कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज में सैनी मैम हुआ करते थे मेरी मदर के टाइम पे। मेरी मदर जो थी, जिस वक्त वो पढ़ती थी गवर्नमेंट कॉलेज में, उस वक्त वो सैनी मैम हुआ करते थे वहाँ पे डांस के, जो कि पंजाब में डांस लाने में जिन्होंने बहुत हेल्प किया। तो सैनी मैम को देखती थी मेरी मदर और उनका शौक़ था कि मैं भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लूँ। बट जिस वक्त मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पहुँची उस वक्त वहाँ पे टीचर नहीं थे, और मेरे फाइनल ईयर में मुझे कुलविंदर मैम मिले पटियाला से, जो कि मेरी गुरु के साथ साथ मेरी बहन भी है। तो उन्होंने फिर मुझे वहाँ पे यूथ फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट कराया और मुझे ट्रेन किया। धीरे धीरे मैं यूनिवर्सिटी में परफॉर्म करने लगी, और जैसे ही मैंने वहाँ पे परफॉर्मेंस दिया मैं मिली डेजी वालिया मैम से, जिनका नाम बहुत मशहूर है और पटियाला में क्या वो पूरे पंजाब में जानी जाती है। वो फोक डांसेस में, वो क्लासिकल और फोक दोनों में है डेजी वालिया मैम, और बहुत ही रेनाउंड पर्सनालिटी है। और अभी इस वक्त वो शी इज़ रिटायर्ड HOD फ्रॉम डांस डिपार्टमेंट पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला। तो मेरे लिए सबसे खुशी की बात वो थी जिस दिन मुझे सबसे पहले उनका कॉल आया कि शुभजीत, हम चाहते हैं कि आप अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में आए। और डेजी मैम के वहाँ बुलाने फिर मैं गई, और मैं बस डेजी मैम को देखती रहती थी, और मेरे लिए वो आज भी वो बहुत बड़ी स्टार है। उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया आगे बढ़ने में। उसके बाद डिपार्टमेंट के सभी टीचर्स, मिसेस इंदिरा मैम और भी सभी टीचर्स, जितने वहाँ हमारे म्यूज़िक टीचर्स थे, मुश्तबा हुसैन जी, मधुरेश भट्ट जी, अरुण कुमार जी,
और इंद्रा बाली मैम और रमा मैम, आरोही मैम, इन सब से मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और सबसे अच्छी बात ये थी कि डिपार्टमेंट में वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज की जाती थी और उन वर्कशॉप्स में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और मेरी जर्नी वहाँ पे मास्टर्स की थी जो वो फिनिश हो गई, पर एक्चुअल मेरी जर्नी उसके बाद शुरू हुई। जब मेरी शादी हो गई, मुझे सबसे ज़्यादा सीखने को मिला मेरी बेटी से। मेरी शादी के बाद एक हिसाब से मैं जॉब करती थी कॉलेज में, बट कहीं ना कहीं आप जब जॉब करते हैं तो आप अपना शायद वो रियाज कंटिन्यू नहीं कर पाते, किन्हीं सर्कमस्टांसेस के कारण बच्चा छोटा है और रियाज कंटिन्यू नहीं हो पा रहा। तो मेरी बेटी सिर्फ 6 महीने की थी जब उसने मुझे ये इशारा दे दिया था कि वो डांस करेगी, और वहाँ से मेरी नई जर्नी शुरू हुई कि नहीं, मुझे ज़ीरो से दोबारा से शुरू करना है। आई वॉज 100 kgs 5 to 6 years बैक। आई वॉज 100 kgs और 100 किलो को कम करके यहाँ तक पहुँचना और उसके बाद अपने रियाज को कंटिन्यू करना, इसलिए करना कि आपका बच्चा आपको रोज़ सिखाता है कि मैं डांस करूँगी और मम्मा आपको दोबारा शुरू करना है। इसी के चलते मुझे मेरे पेरेंट्स से सपोर्ट, मुझे मेरे हस्बैंड से बहुत बड़ा सपोर्ट। और अगर मैं बात करूँ रियाज की, तो जिस वक्त अभी मैं प्रैक्टिसेस करती हूँ, मेरी बेटी होती है उस वक्त जो मुझे कहती है कि नहीं मम्मी, हमें करना है और मैं डांस के बिना नहीं रह सकती और डांस मुझे आप ही से सीखना है। तो मेरा मानना ये है, जहाँ तक गुरुजनों की बात है, मेरा मानना ये है कि आप हर किसी से सीखते हैं और मैं हर किसी को ही कहती हूँ कि वो मेरे गुरु हैं, वो चाहे बच्चा हो, वो चाहे बड़ा हो। पर इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब मैं पटियाला यूनिवर्सिटी में थी। पंडित बिरजू महाराज जी की शागिर्द डॉक्टर दीपान्विता सिंगा रॉय, मुझे उनसे सीखने का मौका मिला। वो मुझे बहुत प्यार करती थी और मैं उनके घर में रहती थी और मैंने उनसे काफ़ी कुछ सीखा, पर मैं उनसे 2 से 3 महीने सीख पाई। उनसे 2 से 3 महीने में बेसिक कंप्लीट करते ही वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में चली गई और मैं उनको मिस करने लगी। उसके बाद जब भी मैं आज भी अगर डांस करती हूँ तो मैं उनके वो बेसिक मूव्स, उनकी पूरी एक शख्सियत को सामने रखती हुई कि जैसा वो नृत्य करती थी मुझे वैसा करना है। वो मेरी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रही और मेरी बेटी मेरी बहुत बड़ी मोटिवेटर रही। मेरे पेरेंट्स और मेरे हस्बैंड बहुत बड़े सपोर्टर रहे और जितनी ऑडियंस है वो सभी इस ढंग से मुझे प्यार देती हैं आज भी कि अभी मुझे इंस्टा पे अपलोड किए हार्डली 5 से 6 रील्स अपलोड किए और मैं 2 से 3 रील्स में ही वायरल हो गई। तो सबका प्यार है, सबका सपोर्ट है और मैं सबसे सीखती हूँ और सभी मेरे गुरु हैं, मेरा मानना ये है। और मैं हमेशा कथक की स्टूडेंट रहूँगी इंस्टेड ऑफ मैं बोलूँ कि मैं कथक की टीचर। शुभजीत जी, जैसे डांस एक थ्योरी सब्जेक्ट है, साथ ही में ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी है, क्या आप हमें बताएंगे इसमें आपने किस लेवल तक एजुकेशन प्राप्त की हुई है? सर मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ कथक और फोक डांसेस में और पटियाला यूनिवर्सिटी टॉपर रही हूँ और ग्रेजुएशन में मैंने डांस सब्जेक्ट ही रखा था और मैंने अपने कॉलेज में टॉप किया था। मैं कॉलेज कलर थी और रोल ऑफ ऑनर रही हूँ। उसके बाद यूनिवर्सिटी में मैं यूनिवर्सिटी टॉपर रही हूँ और गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ कथक में और उसके चलते मैंने कुछ डिप्लोमास भी किए हैं। मैं विशारद हूँ तबला में, विशारद म्यूज़िक वोकल में हूँ, विशारद डांस में हूँ और अभी सोच रही हूँ कि मैं PhD परस्यू करूँ। मैम, जैसे अभी आप बात की थी मेडिकल में कुछ किया हुआ है, आपने एजुकेशन ली है, उसके रिगार्डिंग बात करेंगे? सर मेरे पास +2 में मेडिकल था, उसके बाद मैंने BSc में एडमिशन लिया था गवर्नमेंट कॉलेज में और थोड़ी देर के बाद ही मैंने अपना सब्जेक्ट जो था वो चेंज कर लिया था और इसी के चलते बस मेरे को वहीं से फिर कंटिन्यू करना पड़ना था। अदरवाइज़ तो मेरा जो मेन सब्जेक्ट था वो मेडिकल ही था। तो वहीं से आपने टर्न लेकर ये डांस आर्ट फॉर्म में आप आ गए। जी। मैम, जैसा कि आपको बहुत से साल हो चुके हैं इस डांस फॉर्म में, इन सालों में आपने क्या क्या अचीवमेंट हासिल की है? मैम सर बाय गॉड्स ग्रेस मुझे काफ़ी अवार्ड्स मिल चुके हैं। मेरे ख्याल से तकरीबन 150 अवार्ड्स होंगे जिनसे मैं सम्मानित की जा चुकी हूँ। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से मुझे अवार्ड मिल चुका है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से पंजाब हेरिटेज अवार्ड मिला है और मास्टरपीस ऑफ पंजाब के नाम से जानी जाती हूँ। मिसेस चंडीगढ़ रह चुकी हूँ और डॉक्टर राधा कृष्णन सर्वपल्ली अवार्ड भी मिल चुका है सर मुझे।
और मुझे नेशनल अवार्ड भी मिला है और ऑल इंडिया लेवल से 70 लेडीज़ सिर्फ चुनी गई थी अचीवमेंट्स को देखते हुए, जो कि नेशनल अवार्डीज़ थी, और उसमें मैं नॉमिनेट हुई और चंडीगढ़ में मुझे नेशनल अवार्ड मिला। और इसी के चलते सर मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी टीवी चैनल्स पे काम कर चुकी हूँ। ETC पंजाबी, PTC पंजाबी, ज्ञान दर्शन, ऑल इंडिया रेडियो की आर्टिस्ट रह चुकी हूँ मैं। और सर बस यही है, काफ़ी कुछ करती जा रही हूँ अपनी तरफ से कोशिश। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि लुधियाना में जितने मैक्सिमम स्कूल्स हैं, उनके जो डांस टीचर्स हैं वो सभी मेरे स्टूडेंट्स हैं। और मेरी बेटी अभी अभी रिसेंटली सुपर डांसर का लेवल 4 उसने क्रॉस किया है सोनी टीवी से। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। मैम, मेरी ओर से, हमारी वर्ल्ड एशिया टीवी की ओर से आपको इन अचीवमेंट्स के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, मुबारक। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मैम, आपने कॉलेजेस में एज अ डांस लेक्चरर कौन कौन से कॉलेजेस में काम किया हुआ है? सर मैंने मास्टर तारा सिंह कॉलेज लुधियाना में ही है, मास्टर तारा सिंह कॉलेज 2 साल मास्टर तारा सिंह कॉलेज में, 4 साल मैं कमिटेड रही हूँ खालसा कॉलेज के साथ। और फिर मैं HOD रही हूँ गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज मॉडल टाउन। उसके बाद गुज्जर खां कैंपस में एज अ डांस इंस्ट्रक्टर। उसके बाद फाइनली जहाँ से मैं पढ़ी हूँ गवर्नमेंट कॉलेज में एज अ प्रोफेसर मैंने 3 से 4 साल काम किया है। अभी प्रेजेंटली मैं अपना खुद का ही स्टूडियो जो है वो रन कर रही हूँ। मैम, जैसे अभी आपने बात की आप कॉलेजेस में काम करते रहे हैं एज ए लेक्चरर, तो वहाँ पे जो यूथ फेस्टिवल होते हैं तो उनमें आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? मैम सर 2013 में मास्टर तारा सिंह कॉलेज में जब मैं थी, मुझे मेरे ख्याल से 9 से 10 साल हो गए यूथ फेस्टिवल्स विन करते हुए। ऑलमोस्ट मेरा रिकॉर्ड है कि 9 से 10 सालों में हर साल मेरी जो टीम्स हैं वो विन करती है। और मुझे मास्टर तारा सिंह कॉलेज में मेरा क्लासिकल डांस 2013 में जोनल इंटर जोनल जीता था, और इंटरवर्सिटी में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की तरफ से क्लासिकल डांस आगे लेके नहीं जाया जाता, जिस वजह से वो डांस आगे नहीं गया। उसके बाद खालसा कॉलेज में मैंने 4 साल काम किया, और खालसा कॉलेज की टीम मैंने 4 साल रेडी की, जो कि हर साल जीतती रही। और वही मेरी टीम फिर नेशनल्स भी जीती। और उसके बाद मैं इधर HOD जहाँ रही हूँ गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज में, वहाँ मैंने सम्मी ग्रुप डांस और क्लासिकल डांस कराया, वो भी उस साल जीता। और उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज में मैं आई, गवर्नमेंट कॉलेज में मैंने हरियाणवी डांस कराया, वो भी उस साल जीता। और लगातार एक सीरीज़ बन गई कि यूथ फेस्टिवल्स में मुझे बहुत से एक्सपीरियंस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देखने को मिले, बहुत से बच्चों से इंटरैक्ट करने का मौका मिला। और आज भगवान की इतनी कृपा है कि मेरे बच्चे जो हैं वो सोलो में भी नेशनल्स जीतते हैं, और बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस मेरा मानना ये है कि अच्छी चीज़ से हम सीखते हैं बट बुरी चीज़ से हमें एक्सपीरियंस मिलता है। और मैंने बहुत से एक्सपीरियंसेस गेन किए हैं। तो यूथ फेस्टिवल कहीं ना कहीं उसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो डिस्कस करने वाली हैं। मैम, जैसे कि हमें पता था कि आप कथक के एक्सपोनेंट हैं, लेकिन अभी बातों से पता चला आप और फोक डांसेस और डांसेस फॉर्म के बारे में भी जानते हैं, उसके रिलेटेड कुछ और एक्सप्लेन करेंगे? जी, मैंने शुरुआत कथक से ही की थी, और मेरा कथक ही जीता था सबसे पहली बार। और मुझे इस बात की खुशी थी कि मैं अपनी आइडेंटिटी एज अ कथक इंस्ट्रक्टर ही बना रही हूँ। बट कहीं ना कहीं मुझे फिर ऐसा लगा कि बीइंग अ डांसर मुझे कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए। तो मैंने अब खुद, जब मेरी ग्रेजुएशन चल रही थी उस वक्त मैंने हरियाणवी डांस सीखा था। फिर हरियाणवी डांस के ऊपर मैंने बहुत से रिसर्च किए, 6-7 महीने रिसर्च करने के बाद, हरियाणा जाने के बाद, उनके कल्चर को समझने के बाद देन मैंने हरियाणवी डांस कराया, जो कि उस बार जिस वक्त मैंने कराया मेरा पहला ही वो डांस था, ग्रुप डांस था, और वो उसको बहुत प्यार मिला और वो जीता। वो ग्रुप डांस जीता, वो जोनल भी जीता, वो इंटर जोनल भी जीता। तो उस बात को लेके फिर मैं ग्रुप डांस पे, फोक डांसेस पे काम करने लगी। उसके बाद मैंने पद्म श्री अवार्डी है रूप सिंह शेखावत जी, उनसे फिर मैंने खुद पहले राजस्थानी सीखा, और फिर मैंने बच्चों को ट्रेन करना शुरू किया, जो कि वो भी मेरा ग्रुप जो था वो भी विन किया उस वक्त खालसा कॉलेज में। और सबसे ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मुझे खालसा कॉलेज में मिला। मैम है वहाँ पे कॉमर्स डिपार्टमेंट की HOD है प्रियंका मैम,
उन्होंने मुझे बहुत ही हमेशा मोटिवेट किया कि नहीं, आप बहुत और कर सकती हैं। और मुझे ग्रुप डांस या फोक डांसेस में लाने वाले, जिनको एक हिसाब से मैं कहूँ कि मेरे गुरु भी हैं, अगेन उन्होंने मुझे राह दिखाई, वो मिस्टर शंटी कुमार, जो कि जब से मैं खुद डांस करती थी तब से वो मेरे साथ थे। तो इन दोनों की मोटिवेशन से मैंने फोक डांसेस के ऊपर काम करना शुरू किया और ऑलमोस्ट मैं अब फोक डांसेस, क्लासिकल डांसेस, सारे डांस फॉर्म्स पे काम करती हूँ। मैम जैसे क्लासिकल डांस, फोक डांस, इसकी बात की है आपने, तो वेस्टर्न डांस में भी आप कुछ काम कर रहे हैं? जी, मैं वेस्टर्न डांस में काम कर रही हूँ, बट सिर्फ अपने स्टूडियो में, क्योंकि आजकल वर्सेटाइल डांसर होना ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे इंडियन कल्चर को छोड़ के सब लोग वेस्टर्नाइजेशन की ओर जा रहे हैं। बट अगेन मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी कि यहाँ पे जितने भी डांस कॉम्पिटिशन्स होते हैं पंजाब लेवल के, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि बच्चे फोक और इंडियन डांसेस को ही प्रमोट करें। और पिछले 6-7 सालों से मेरी एकेडमी के ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स पंजाब लेवल का हर कंपटीशन जीत रहे हैं, बट इंडियन डांसेस को प्रमोट करते हुए, चाहे वो इंडियन फोक डांसेस हो, चाहे वो कथक डांस हो। बट कहीं ना कहीं फिर भी एक जो इंटरेस्ट है बच्चों का वो वेस्टर्न की ओर ज़्यादा है। तो मेरी 2-3 क्लासेस यहाँ पे लगती हैं वेस्टर्न की मेरे स्टूडियो में, जिसको शुरुआत करके फिर मैं बच्चे को असलियत की ओर लेके आती हूँ कि हम जिस संस्कृति से हैं हमें शायद उनको भी सीखना चाहिए, उसके साथ जुड़े रहना चाहिए। तो जो बच्चे मैक्सिमम स्टूडेंट्स मेरे पास आज वो हैं जिन्होंने मेरी बॉलीवुड क्लास शुरू की थी, बट इस वक्त वो कथक डांसर्स हैं। सो एक कथक नृत्यांगना होती हुई और भारतीय संस्कृति से जुड़ती हुई मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि हमारा इतना कीमती आर्ट है, ऑलरेडी हम लोगों के पास बहुत कुछ है। अभी अगर हम वही सब करने बैठे, इंडियन फोक डांसेस करने बैठे या कथक करने बैठे या इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स करने बैठे, वही ख़त्म नहीं होगा। तो एक वर्सेटाइल डांसिंग को लेके जो आजकल के ट्रेंड्स हैं उनको लेती हुई मैं वेस्टर्न की कोचिंग ज़रूर देती हूँ, पर कहीं ना कहीं मेरा जो मोटिव रहता है वो क्लासिकल और फोक को प्रमोट करना। मैम जैसे कि आपने बताया यूथ फेस्टिवल में आपने बहुत सी अचीवमेंट हासिल की है, लेकिन बात करें आजकल जो यूथ फेस्टिवल सिनेरियो बिल्कुल चेंज होता जा रहा है, कंट्रोवर्शियल होता जा रहा है, उसके रिगार्डिंग आपकी क्या ओपिनियन है, क्या कहना चाहिए? सर, आजकल यूथ फेस्टिवल एक हेल्दी कंपटीशन होने की बजाय एक म्यूचुअल जेलसीज में बदल गया है। और जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ पे मिलजुल के रहने की बजाय कहीं ना कहीं यूथ फेस्टिवल ये सिखाता था कि हमें टीम वर्क करना है। हमें एक तो कल्चर को प्रमोट तो करना ही है, बट उस वक्त सबको मौका मिलता था टीम वर्क करने का। बट आजकल हर एक टीम दूसरे टीम से आगे बढ़ने के भाग दौड़ में वो कहीं ना कहीं ये चीज़ भूलते जा रहे हैं कि हमें आर्ट जो है वो हम सबको साथ में जोड़ता है, तोड़ता नहीं। एक कंपटीशन और म्यूचुअल जेलसी की भावना ने आर्ट को किसी और ही शिखर पे ले गया है। तो बहुत से फैक्ट्स हैं इसमें डिस्कस करने वाले। सबसे पहले तो अगर हम आए स्टूडेंट्स पे, स्टूडेंट्स को गुरु शिष्य परंपरा का ही नहीं पता। जो टीचर उन्हें सिखाने आते हैं उनको यही नहीं पता कि क्या हम कौन सा आर्ट फॉर्म सीख रहे हैं, हम किस कल्चर से जुड़े हैं, हमको स्टेज पे कौन सा कल्चर प्रेजेंट करना है, स्टेज क्या होती है, इवन जो कॉस्ट्यूम हम पहनते हैं वो क्या महानता रखता है। और अगर हम यूथ फेस्टिवल कर रहे हैं वो सिर्फ एक ट्रॉफी जीतना नहीं है या अपनी फाइल में एक सर्टिफिकेट लगाना नहीं है, वो एक टीम वर्क है, वो एकता का भाव है, वो अपने आप को प्रेजेंट करने का भाव है, प्लस वो आर्ट का प्रमोशन करता है। तो ये सारी चीज़ें लानी किसको थी सामने, कॉलेज को, यूनिवर्सिटीज़ को, या हम जैसे जो इंस्ट्रक्टर बैठे हैं। मैं अपनी खुद की एक जिम्मेदारी मानूँ तो मैं जब भी अपने बच्चों को ट्रीट करती हूँ या मैं फेस्टिवल करवाने के लिए जाती हूँ तो मैं उन्हें सबसे पहले उस नमस्कार का महत्व बताती हूँ जिसको करके उनको स्टेज तक पहुँचना है। फिर वो आर्ट फॉर्म का ज्ञान देती हूँ, फिर एक अच्छी टीचर बनने की कोशिश करती हूँ। पर आजकल गुरु का शिष्य से एक तो कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है। पहले होता था कि कम्युनिकेशन गैप बोलते थे हम लोग, पर आजकल कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अगर टीचर अपने स्टूडेंट्स के साथ सेल्फीज ले रहे हैं या
पार्टी कर रहे हैं या चिल कर रहे हैं तभी स्टूडेंट्स उनको प्यार कर रहे हैं। अदरवाइज अगर हम पहले की बात सोचें, जब इतने बड़े बड़े कलाकार हुए हैं, बच्चे जो थे वो उनके माँ बाप उनको गुरु के पास छोड़ दिया करते थे। और आज भी हम लोगों की हिम्मत नहीं होती है कि हम अपने टीचर को जवाब दे पाएँ, उनके खिलाफ कुछ बोल पाएँ। आज भी हम लोग उतना ही रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे जो मर्जी सर्कमस्टांसेस रहे हों, पर एक जो रिचुअल बना है अपने गुरु के प्रति वो हमेशा रहना चाहिए। और मेरे ख्याल से कॉलेज में हम सिर्फ एक डिग्री लेने के लिए पढ़ाई नहीं करते। अगर यूथ फेस्टिवल्स होते हैं कहीं ना कहीं वो इन सब चीज़ों को बताते हैं। अगर आपके उस्ताद आ रहे हैं या अगर आपके गुरु आपके पास आ रहे हैं, आपको स्टेज पे माथा टेक के चढ़ना है या आपको अपने गुरु का पूजन करना है या आपको अपने आर्ट फॉर्म की शुरुआत करने से पहले उतनी तपस्या करनी है, तो वो सारी चीज़ें, वो ट्रेडिशंस कहीं ना कहीं ख़त्म होते जा रहे हैं। और अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए मैं ये ट्रेडिशंस को हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बताने की कोशिश करती हूँ। पहला एस्पेक्ट ये रहा कि वो एक गुरु शिष्य परंपरा का जो सिनेरियो था वो मेंटेन नहीं हो पाया, वो चेंज होता जा रहा है। टीचर को एक फीस देकर उसको एक हिसाब से अगर हम ये सोचें कि हाँ हम एक कुछ पर्टिकुलर अमाउंट आपको दे रहे हैं और आपने हमारे बच्चों को सिखाना है, तो वो चीज़ सिर्फ वहीं पे ख़त्म हो रही है। जहाँ हम बात करें एथिक्स की, मॉरल वैल्यूज़ की, वो कहीं ना कहीं खो रहे हैं। और वो यूथ फेस्टिवल का ही टाइम होता है जब वो सीखना होता है। दूसरी चीज़ बात आती है कि जब हम कोरियोग्राफर्स हायर करते हैं या जब हम आर्टिस्ट हायर करते हैं, मैं आपको अपनी एक एग्जांपल बताती हूँ कि मैंने कॉलेज की टीम रेडी की। 4 साल मैंने हर एक बच्चे के ऊपर मेहनत लगाई और वो टीम ऐसी रेडी हुई कि हर एक बच्चा मेरी छाप बन गया। और सिर्फ एक मॉनेटरी स्टेटस को लेके कि मैम की अगर पेमेंट ज़्यादा है तो हम किसी को कम पेमेंट पे हायर करके, वो मेरी टीम, वो मेरी मेहनत, वो मेरी दिन रात की मेहनत, मेरे वो एथिक्स जो मैंने बच्चों को प्रैक्टिसेस कराई थी, वो कहीं ना कहीं वो सब कुछ खो गया। वो डायरेक्टली ये हुआ कि उसको एक पैसे का मसला बना दिया गया कि इस टीचर को इतना पैसा दिया था, इससे प्राइज आ गए और काम हो गया। बट वो सारी चीज़ें, वो बच्चों को रेडी करना, उन पे मेरी 8-8, 9-9 घंटे की मेहनत है। और मेरा एक बच्चा छोटा है जिसको मैं अभी उतना इम्पोर्टेंस ना देती हुई अपने आर्ट को इम्पोर्टेंस दे रही हूँ, अपने स्टूडेंट्स को इम्पोर्टेंस दे रही हूँ, और एक गुरु होने का फ़र्ज़ और एक अच्छा टीचर होने का फ़र्ज़ मैं निभा रही हूँ। अल्टीमेटली उसका अगर हम बोलें कि उसका बेनिफिट सिर्फ स्टूडेंट्स को होता है। जिस वक्त वो स्टूडेंट्स जाकर अपनी किसी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो उनकी फ़ाइल में वो सर्टिफिकेट है, मैं अपना धर्म निभा रही हूँ कि मुझे एक अच्छी गुरु या अच्छी टीचर बनना है और इन बच्चों का ट्रस्ट मेरे ऊपर है और मुझे इनको किसी लेवल तक लेके जाना है। पर कहीं ना कहीं वो हम लोगों की मेहनत को सिर्फ एक कमर्शियलाइज करके वो बेच दिया जाता है कि ठीक है अभी कोई और इंस्ट्रक्टर आएंगे या अभी कोई और इंस्ट्रक्टर आएंगे। तो कहीं ना कहीं मेरी एक पर्सनल ये कोशिश थी कि अगर मुझ में इतना आर्ट है या मैं उतना काम करती हूँ तो मैं एक आर्टिस्ट का लेवल भी बढ़ाऊँ। मैं एक डांस कोरियोग्राफर ना होकर, एक डांसर ना होकर, क्यों ना एक आर्टिस्ट की कैटेगरी में आऊँ। और मैंने उतना उसको कमर्शियलाइज नहीं कह सकते, उस मेहनत का उतना इनकम कह लो कि उतने चार्जेस बोले भी, ताकि जो और लोग मेहनत कर रहे हैं उनका एक लेवल बन जाए। पर आप खुद देखिए कि अगर हम यूथ फेस्टिवल्स की बात करें, 10-10 हज़ार में कथक डांस फॉर्म हो रहा है और वो कथक डांस फॉर्म अगर कथक आइटम अगर 10,000 में हो रहा है तो वो लेवल भी 10,000 वाला है। और उस चीज़ को एक्चुअल में बताऊँ तो उस चीज़ की कोई वैल्यू ही नहीं है। एक डांसर है जब वो अपने घुंघरू बांधता है, वो 10-10, 12-12 घंटे का रियाज करता है, वो उस डांस फॉर्म, जिस डांस फॉर्म को वो निभा रहा है स्टेज पे, उसके ऊपर वो इतना काम कर रहा है, इतना रिसर्च कर रहा है। और उसके बाद कई बहुत सी प्रैक्टिसेस करने के बाद, बहुत सी तैयारियां करने के बाद, बहुत सी कॉस्ट्यूम रिहर्सल्स करने के बाद, सारी चीज़ों को काउंट करने के बाद वो स्टेज तक पहुंचता है। और उस स्टेज पर पहुंच के उसको एक यूथ फेस्टिवल में, जिसमें एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए था, वहाँ पे पार्शियलिटी का सामना करना पड़ता है। तो वो पार्शियलिटी का सामना करते हुए बहुत से बच्चे जो हैं वो स्टेप बैक करते हैं कल्चर से, डांस फॉर्म से, या किसी भी आर्ट फॉर्म को जिसको भी वो
सीख रहे हैं वो उससे स्टेप बैक कर लेते हैं कि नहीं जी यूथ फेस्टिवल में जाने का तो कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि हमारे साथ पार्शियलिटी होती है। कहीं ना कहीं उसको नेगेटिव पॉइंट्स मिल जाते हैं तो वो छोड़ जाते हैं। मैम अभी जो आपने बात की कॉलेजेस में जो यूथ फेस्टिवल में क्या होता है, डांस फॉर्म में या किसी और आर्ट फॉर्म में पार्शियलिटी होती है, तो पार्शियलिटी किस किस तरह कौन कौन से तरीके से होती है? सर बीइंग एन आर्टिस्ट या कह लो कि मुझे बहुत से लोग फॉलो करते हैं, तो मेरे लिए एक पार्शियलिटी वर्ड जो है वो बिल्कुल मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही बात बताती हूँ कि पार्शियलिटी इज़ नथिंग। अगर हम स्टेज पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं और ऑडियंस हमारी दीवानी है तो वी आर ऑलरेडी अ विनर। तो जहाँ तक एक ऑफिशियल सिनेरियो आता है फर्स्ट सेकंड थर्ड का, मैं खुद बहुत सी जजमेंट्स पे बैठती हूँ और यूथ फेस्टिवल की जजमेंट्स पे भी बैठ चुकी हूँ बहुत बार। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को सिफारिशें आती हैं कि मैम आप हमें जानती हैं तो आप इसका प्राइज़ निकालें, या उसमें से कई बार स्टूडेंट्स जानते होते हैं या कई बार पैसे का भी ऑफ़र आता है। तो इन सब चीज़ों को मैं पर्सनली हमेशा इग्नोर करती हूँ। तो जिस आर्ट फॉर्म को हम स्टेज पे प्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे वो डांस है, म्यूज़िक है, थिएटर है, वो एक कला है, तो उसका तो ऑलरेडी कोई भी वैल्यू ही नहीं है। अगर कोई पैसे का ऑफ़र करें या वो बच्चों की मेहनत जो बच्चों ने प्रैक्टिसेस की हैं या उनको उस टाइम पीरियड में यूथ फेस्टिवल के टाइम पीरियड में बहुत कुछ सीखने को मिला, तो उस चीज़ का कोई वैल्यू नहीं है। उनकी मेहनत के साथ खेलना सिर्फ अपनी एक कलम को चलाते हुए, और कहीं ना कहीं नृत्य मेरा धर्म है, तो मैं उस चीज़ को सोचती भी नहीं हूँ। और जजमेंट इतनी फेयर होनी चाहिए और हम लोगों को इतना स्टैंड लेना चाहिए कि इस आर्ट फॉर्म को जज करने के लिए वैसे तो हम लोग कुछ भी नहीं है, बट एक जो ऑफिशियल कंपटीशन का सिनेरियो होता है उसको लेके मैं हमेशा जेन्युइन रहने की कोशिश करती हूँ। बाय हुक और बाय क्रुक जो भी सर्कमस्टांसेस हों मैं उसको पूरा निभाती हूँ, जस्टिफाई करती हूँ। जहाँ तक पार्शियलिटी की बात है, मुझे ऐसा लगता है 19-20 की बजाय अगर हम लोग 19-80 का फ़र्क क्रिएट कर दें तो पार्शियलिटी वर्ड ख़त्म हो जाए। हम लोग मेहनत इतना करें। यूथ फेस्टिवल का मतलब था कि सारा साल बच्चे क्या प्रैक्टिस करते हैं, वो अपने कल्चर को प्रेजेंट करें, या उन्होंने कॉलेज में क्या क्या सीखा, या उनको सोशली क्या सीखने को मिला, या एजुकेशन के टाइम पे क्या सीखने को मिला। बट आजकल सिनेरियो ये होगा, 1 महीना पहले कोई भी बाहर से इंस्ट्रक्टर हायर करते हैं, स्कूल के या कॉलेज के टीचर्स का उतना वैल्यू नहीं रहता, और बाहर से इंस्ट्रक्टर्स हायर करके उनको कुछ अमाउंट चार्ज करके यूथ फेस्टिवल्स कराए जा रहे हैं, और आपस में ही इंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो अपनी जेलसीज के कारण सिफारिशें करवा कर अपने कॉम्पिटिशन्स जो है वो यूथ फेस्टिवल्स हों या कोई भी कॉम्पिटिशन हो उसको जीत रहे हैं। जबकि आर्टिस्ट का काम एकता रखना भी है। एक आर्टिस्ट बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है, और मुझे ऐसा लगता है कि किसी की टांग खींचना, अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा मत कीजिए। और जो एक इंसान फील्ड में काम कर रहा है उसको काम करने दें, उसकी टांगें नहीं खींचें, और बाकायदा उसके साथ मिलके उसको सपोर्ट करके। अल्टीमेटली सबका एक ही मोटिव होता है, कल्चर को रिप्रेजेंट करना, आर्ट को प्रमोट करना और स्टूडेंट्स को उसका एजुकेशन देना। हमारे पास बीकॉम के स्टूडेंट्स होंगे, हमारे पास इंग्लिश के स्टूडेंट्स होंगे, हमारे पास सब फील्ड से स्टूडेंट्स होंगे, पर बहुत से कम बच्चे होंगे जो डांस के होंगे, म्यूज़िक के होंगे। क्यों? उसका रीज़न यही है कि कहीं ना कहीं एक टीचर जो होता है वो हमेशा एक आइडल होता है, और हमें सिर्फ 1 महीना पहले इंस्ट्रक्टर्स बुलाने की बजाय अगर हम गवर्नमेंट की को रिक्वेस्ट करें और कॉलेजेस में प्रोफेसर्स ऐसे टीचर्स या ऐसे प्रोफेशनल्स को जॉब दें जिनको देखकर हमारा आज का यूथ जो है वो इंटरेस्ट ले इन डांस फॉर्म्स में भी, तो कहीं ना कहीं हरियाणा की तरह मेरे को लगता है पंजाब से भी बहुत से आर्टिस्ट ऑलरेडी बॉलीवुड में बैठे हुए हैं और भी निकल सकते हैं। सो पार्शियलिटी जहाँ तक वर्ड है, मेरे ख्याल से जो जिन लोगों को भी पंजाब से बाहर निकलना है, दिल्ली से बाहर निकलना है, इंटरनेशनली परफॉर्म करना है, वो ये वर्ड भूल जाए। फॉर मी नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ विलिंग हार्ट। हम लोगों को बार बार कोशिश करनी चाहिए और हर बार सीख कर लेवल मेंटेन करना चाहिए। मैं कोशिश करती आ रही हूँ, मेरे स्टूडेंट्स कोशिश करते आ रहे हैं, हालांकि बहुत बार सामने देखते हुए मैंने अपने स्टूडेंट्स को सब कुछ होते हुए हारते हुए देखा है। बट मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ, मुझे इतने अच्छे स्टूडेंट्स मिले हैं कि वो उस हार में भी खुश थे क्योंकि दुनिया उनकी जय जयकार कर रही थी।
तो वही चीज़ है। मतलब जो स्टेज पे दिखता है उसी की जजमेंट होनी चाहिए। वो सब दिखते अगर हैं। पार्शियलिटी हो भी गया तो मायूस नहीं होना चाहिए, हमें आगे बढ़ता बिल्कुल बढ़ते बिल्कुल, रहना क्योंकि एक ट्रॉफी आपके आर्ट की वैल्यू नहीं डाल Yes. सकती। आपके आर्ट की वैल्यू स्टेज डाल सकती है, आपके आर्ट की वैल्यू ऑडियंस डाल सकती है। ऑडियंस से एक आर्टिस्ट बनता है, तो मेरे ख्याल से कंपटीशन जीतने की बजाय ऑडियंस का दिल जीतना चाहिए, वो मैटर करता है। मैम जैसे अभी पार्शियलिटी की बात की है, अगर हम पार्शियलिटी कर करके अब जीत भी गए तो जैसे बोलते हैं पेरेंट्स आर आवर फर्स्ट टीचर, तो जब वो स्टूडेंट पेरेंट्स बनेंगे तो आगे क्या उनको शिक्षा दे पाएंगे अपने बच्चों को? सर डेफिनेटली वैल्यूज़ तो खराब ऑलरेडी होती ही जा रही हैं। मैंने आपको बताया कि जहाँ तक बच्चे गुरु शिष्य परंपरा को नहीं सीख रहे, उनको ये पता भी नहीं होता कि जो टीचर उनको सिखाने के लिए आ रहे हैं वो उनका क्या लेवल है, और वो एक टीचर को अपने फ्रेंड की तरह लेते हैं और वो उसी टीचर के पास जाना चाहते हैं जिसका एक अच्छा नाम हो। नाम वो अपने टीचर का यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हर एक चीज़ में ही पार्शियल हो रहे हैं। वो आर्ट के साथ भी पार्शियल हो रहे हैं, वो स्टेज के साथ भी पार्शियल हो रहे हैं। और जो पार्शलिटीज़ के साथ टीम्स जीतती हैं या कोई भी हम लोग कंपटीशन जीतते हैं, वो कहीं ना कहीं देखिए सच का तो पेरेंट्स को भी पता होता है, सच का ऑडियंस को भी पता होता है, और जो पार्टिसिपेट कर रहा होता है उसको भी पता होता है सच का। तो सच से छिपकर हम ज़्यादा देर नहीं जा पाएंगे। मेरे खुद की आंखों देखिए एक एग्जांपल है कि मेरी टीम जो थी, हालांकि अपने बच्चों की तारीफ हर कोई करता है, बट नेचुरली जो डिज़र्विंग थी वो मेरी टीम थी, और मेरे सामने ही बिल्कुल उसका कोई मुझे रीज़न भी नहीं मिला और उसको मेरी टीम जीती नहीं। बट आगे चल के क्या हुआ कि जो टीम जीती थी पार्शियलिटी से, वो डिज़र्विंग नहीं थी, वो आगे चल के हार गई। तो अगर हम गाड़ी को 200 की स्पीड पे चलाएंगे तो कहीं ना कहीं तो एक्सीडेंट होगा। तो ये जो चीज़ें हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये मॉरल वैल्यूज़ ख़राब करती हैं। एक जो आर्ट से जुड़कर जो हमारे एथिक्स, जो हमें एक तरीके से, एक सलीके से चलना होता है कि अगर हम किसी आर्ट को परस्यू कर रहे हैं या अगर वो पढ़ाई भी है, तो हमें किसी को शॉर्टकट वेज मेरे ख्याल से जो होते हैं हमेशा गलत होते हैं। किसी को भी किसी के सर पे पैर रख के अगर हम आगे बढ़ते भी हैं तो वो कभी रास नहीं आता। तो जैसे चीटिंग हो गया वर्ड, तो मेरे ख्याल से पार्शियलिटी इज द सेम थिंग। तो सक्सेस का सिर्फ एक ही राज है, हार्ड वर्क। एग्जैक्टली। मैम जैसे देखा जाए कोई भी आर्ट फॉर्म है, डांस, ड्रामा, म्यूज़िक या कुछ और भी, तो उसमें देखा जाए लड़कियां बहुत ही कम पार्टिसिपेट करती हैं, इसको एज अ प्रोफेशन ज्वाइन करती हैं। तो उसका क्या क्या रीज़न हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, इसको क्यों कम ज्वाइन करती हैं? सर जहाँ तक मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो जब भी कोई भी अच्छी डांसर होती थी और मैं उन्हें बोलती थी कि नहीं बेटा आपको करना चाहिए, तो हमेशा एक ही बात सुनने में मिलती थी, मैम हमारे पेरेंट्स से हमें पूछना पड़ेगा, मैम हमारा भाई हमें रोकता है, मैम हमें घर से सपोर्ट नहीं है, मैम मेरे पास पैसा नहीं है। तो बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं, बहुत से ऐसे सर्कमस्टांसेस भी कह लो कि हमारे समाज में मतलब मेल डोमिनेंस ज़्यादा होने के कारण लड़कियों को सिर्फ इस चीज़ के लिए सोचा जाता है कि ठीक है तुम पढ़ने के लिए जाती हो और अपनी पढ़ाई करो और आ जाओ। अब तो अवेयरनेस खैर काफ़ी हो गई, बट कहीं ना कहीं फिर भी मैं ऐसा देखती हूँ अच्छी अच्छी फैमिलीज़ की लड़कियाँ भी इसलिए मना करती हैं कि मैम हमें घर से सपोर्ट नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने बच्चों को हमेशा हर एक चीज़ में आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को नेशनल्स जाना था और मैंने जब घर पे बात की कि मुझे नेशनल्स जाना है, तो एक बार तो मना किया गया बिकॉज मेरी पूरी टीम में सिर्फ लड़के थे और मैं अकेली लड़की थी। तो एक बार मुझे मना किया गया, बट फिर ये बात घर में मेरे सामने ही बोलेगी कि जब औरों की लड़कियां कुछ बनती हैं तब हम लोग डिस्कस करते हैं। आज हमारे बच्चे की टर्न है, दुनिया में घूमेगी, सीखेगी, बहुत सी चीज़ें एक्सपीरियंस करेगी, और अगर गलती करके भी आ गई तब भी वो हमारी बच्ची है। तो इस ढंग से मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया और मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं कोई गलत स्टेप। तो ऐसे ही अगर और पेरेंट्स हैं जो अपनी लड़कियों को, बच्चियों को सपोर्ट करेंगे तो हो सकता है वो भी आगे नेशनल इंटरनेशनल तक परफॉर्म करें, अपना नाम बना सकते हैं। मैम देखा जाए कुछ डांस ऐसे होते हैं जिसमें डांस कम एक्सपोज ज़्यादा होता है, तो क्या एक्सपोज करना ज़्यादा ज़रूरी होता है? सर मुझे ऐसा लगता है कि आर्ट को दिखाने के लिए शायद शरीर को दिखाना इतना ज़रूरी नहीं है। पूरे कपड़े पहन के भी आर्ट दिखाया जा सकता है। और जहाँ तक डांस की बात है, अपने मूव्स को दिखाने के लिए हाँ एक ये है कि अगर हम कुछ ऐसा ट्रैक उठाते हैं या जहाँ पे एक
प्रॉपर वैसा कॉस्ट्यूम चाहिए या उतनी मैच्योरिटी लेवल्स चाहिए आपके आर्ट को लेते हुए, या आपकी कोरियोग्राफी, आपका ट्रैक आपको उस चीज़ की नीड मांग रहा है तो आप दिखाएं। बट आजकल जैसे मैं हमेशा जजमेंट्स पे जाती हूँ, 4-4, 5-5 साल के बच्चों को आइटम सॉन्ग कराया जाता है और उन्हें वो वैसे एक्सप्रेशंस कराए जाते हैं और उन्हें वैसी चीज़ें ही सिखाई जा रही हैं। तो मेरे ख्याल से ये गलत बात है। हमें अपने बच्चे को एक तरीका, एक सलीका सिखाना था डांस करने का, हमें आर्ट की तरफ उसको लेके जाना था, एक्सपोजर की तरफ नहीं। क्योंकि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप अगर खुद सोचें कि अगर किसी की बेटी स्टेज पर डांस कर रही है और वो एक्सपोज भी कर रही है, तो क्या उसका भाई या उसके पापा सामने बैठकर देख पाएंगे? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, मेरा भी है, क्योंकि मैं बहुत देर से मैं ऑल इंडिया की रिसेंटली मैं ऑल इंडिया लेवल्स की जजमेंट पे बैठी हूँ। वहाँ पे भी मैंने लड़कियों को देखा वो एक्सपोज कर रही थी, तो शायद वो डांस का हिस्सा है ही नहीं। डांस का हिस्सा एक्सपोजर कम, आर्ट ज़्यादा था। तो आर्ट को दिखाने के लिए, अपने कल्चर को दिखाने के लिए, या अगर वो उसको डिमांड कर भी रहा है, हम इतने वल्गर मूव्स नहीं ले सकते कि सामने बैठी ऑडियंस जो है वो शर्मिंदा हो जाए। तो वो आर्ट नहीं होता, जिसकी वजह से सभी डांसर्स कम्युनिटी का नाम जो है वो बदनाम होता है। इसीलिए सोसाइटी में इस सब्जेक्ट को फिर इज्जत नहीं दिया जाता, तो ये गलत है। मैम, जैसा रिसेंटली भी आपने सुपर वुमेन शो ऑर्गेनाइज करवाया था, उसके रिगार्डिंग कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को? सर, सुपर वुमेन नाम से ही पता चलता है कि वुमेन के रिगार्डिंग था ये शो, और मेरा इसमें बेसिकली यही मोटिव था कि जो बिगिनर्स गर्ल्स हैं या लेडीज़ हैं जिन्होंने एक अभी अभी नया बिज़नेस शुरू किया, हम उन्हें प्रमोट कर सकें। और ये शो बहुत सक्सेसफुल रहा। हमारे बहुत से जितने पार्टिसिपेंट्स थे उनके पास, जो लेडीज़ बिज़नेस करती थी उनके पास बहुत से क्लाइंट्स पहुँचे, और जो लेडीज़ ऑलरेडी रिप्यूटेड थी, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सा स्ट्रगल करके मुकाम हासिल किया था, हमने उन्हें ऑनर किया। मेरे साथ मेरे पार्टनर थे रेनाउंड एंकर सिद्दक सिंह। तो हम दोनों ने बस यही कोशिश की थी कि हर नारी की शख्सियत को हम आगे लेके आएँ और एक उन्हें हम अपनी तरफ से ऑनर करें, प्लस जो अभी शुरू हुए हैं उन्हें प्रमोट करें। हम लोगों का एक इनिशिएटिव था, एक जेन्युइन इनिशिएटिव था। इट्स नॉट लाइक एन इवेंट या हमने इसको कुछ कमर्शियल किया हो। हमारी तरफ से एक इनिशिएटिव था कि हम उन लेडीज़ को सामने लेके आएँ जो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हैं, या एक दिन उनका ऐसा हो। क्योंकि आज के टाइम पे अगर हम देखें कि हर लेडी जो है वो मल्टीटास्किंग है और मल्टी टैलेंटेड भी है। हर औरत ने अपने हस्बैंड के साथ या अपने घर वालों के साथ एक सोसाइटी में वो कंट्रीब्यूट भी कर रही हैं और फैमिली में भी कंट्रीब्यूट कर रही हैं। और इतनी मेहनत के बाद अगर हम एक पल निकालते हैं उनके लिए और उन्हें मोटिवेट करते हैं, तो शायद इससे उन्हें और हिम्मत मिलती है। तो ये हमारा सुपर वुमेन का कॉन्सेप्ट था और शो बहुत सक्सेसफुल गया, सबका बहुत प्यार मिला, और होपफुली हम सीज़न 2 बहुत जल्द लेके आएंगे। तो मैम, इससे पहले भी कोई ऐसा कोई शो वगैरह ऑर्गेनाइज किया था आपने? जी, मेरी सोच ये बहुत देर से थी कि मुझे ये करना है, क्योंकि जिस वक्त सारा घर का काम करने के बाद अपना बिजनेस हैंडल करती हुई, बच्चे की पढ़ाई, हस्बैंड, मम्मी पापा सबको देखती हुई मैं रात के 10 बजे फ्री होती थी अपना रियाज़ करने के लिए। तो पूरे लॉकडाउन को मैंने बहुत ही पॉजिटिवली सेव किया। तो मैं पूरे लॉकडाउन में 10 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक, 2 या 3 बजे तक अपना रियाज़ करती थी। उस वक्त मेरे मन में ऐसी बहुत सी बातें आई। बहुत सी लेडीज़ सिलाई करके, केक बेक करके अपना घर चला रही थी और कंधे से कंधा मिलाकर अपने हस्बैंड के साथ अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही थी। तो वहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया सुपर वुमेन का और बहुत सक्सेसफुल गया और सब लोग बहुत खुश थे इससे, और होपफुली हम लोग सेकंड सीज़न लेके आएंगे इसका। मैम, जैसा आपने बातों में वो कुछ बताया शुभ मुद्रा डांस अकेडमी के बारे में, तो इसके बारे में और डिटेलिंग में बताएंगे मैम? सर, शुभ मुद्रा डांस अकेडमी, जैसे हम मान लें कि IAS PCS की कॉम्पिटिटिव अकेडमीज़ में हम लोग जाके पढ़ते हैं, तो शुभ मुद्रा डांस अकेडमी भी एक कॉम्पिटिटिव अकेडमी है। मैंने जैसे कि पहले जिक्र किया कि ऑलमोस्ट लुधियाना के जो मैक्सिमम स्कूल्स हैं उनमें जितने डांस टीचर्स हैं वो मेरे स्टूडेंट्स हैं। मेरे ख्याल से मैं 5 से 6 हज़ार बच्चों को स्टैंड कर चुकी हूँ।
तो शुभ मुद्रा डांस इंस्टीट्यूट बेसिकली इसी चीज़ पे फोकस करता है, क्योंकि अगर हम बात डांस की करें, बहुत से पेरेंट्स कहते हैं तुम इसको डांस को आगे परस्यू कैसे करोगे, क्या इनकम सोर्स होगा तुम्हें। तो मैं बेसिकली क्या करती हूँ, अपनी एकेडमी के ज़रिए मैं बच्चों को पढ़ा के, उनको सिखा के मैं उनको जॉब्स पे प्लेस करती हूँ, ताकि वो लोग डांस छोड़े नहीं, वो अपनी ज़िंदगी में डांस को कंटिन्यू रखें, अपना शौक़ भी पूरा करें और कमाते भी रहें। और बहुत से ऐसे नीडी बच्चे, ऐसी गर्ल्स जिस किसी के फादर नहीं है, कोई घर से ज़रूरतमंद है, उन बच्चों को मैंने पढ़ा के जॉब्स में प्लेस किया और उसी से ये शुभ मुद्रा बना है। और कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग दी जाती है, सिर्फ कथक नहीं, सारे डांस फॉर्म्स की ट्रेनिंग दी जाती है और प्रोफेशनल सर्टिफाइड कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। और आने वाले टाइम में शुभ मुद्रा बहुत कुछ आगे नया लाने वाले हैं, बहुत सी वर्कशॉप्स, बहुत से कॉन्सर्ट्स, बहुत से कॉम्पिटिशन्स, और बाय गॉड्स ग्रेस आज तक जितने बच्चे यहाँ से सीखे हैं ऑलमोस्ट सभी विनर्स रहे और नेशनल लेवल तक परफॉर्म किए। तो शुभजीत जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने हमारे साथ अपनी लाइफ के बारे में शेयर किया और बताया कि कैसे आपने हार्ड वर्क करके इस मुकाम को हासिल किया, और बताया कैसे आप अपने स्टूडेंट को एजुकेट कर रहे हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं और उनको एक मुकाम दे रहे हैं। तो हमारी वर्ल्ड एशिया टीवी की टीम की ओर से आपको शुभ मुद्रा डांस अकेडमी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि ये स्टूडियो और भी ऐसे काम करता रहेगा और आप नृत्य की सेवा करते हैं। शुक्रिया गुरमीत जी, मैं खुद बहुत शुक्रगुजार हूँ वर्ल्ड एशिया टीवी की और आपकी। आपने मुझे मेरे व्यूज़ आगे रखने का मौका दिया। मैं पर्सनली आपकी शुक्रगुजार हूँ कि हम लोग हार्डवर्क करते हैं और आपका टीवी चैनल कहीं ना कहीं हमारे हार्डवर्क को प्रमोट करेगा। और आशा करती हूँ कि शुभ मुद्रा डांस इंस्टीट्यूट हमेशा आपके साथ जुड़ा रहे और मैं वर्ल्ड एशिया टीवी के साथ हमेशा काम करती रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु वे नमः। सबसे पहले मैं नमस्कार करना चाहूँगी अपने गुरु को, शुभजीत मैम को। गुरु एक शब्द ही नहीं है, ये पूरी दुनिया है। जिसको ये बात समझ आ गई ना, उसका बेड़ा पार समझो है। सबसे पहले मैं अपने गुरु से, शुभजीत मैम से आशीर्वाद लेना चाहूँगी और मैं ये बोलना चाहूँगी कि शुभजीत मैम ने मेरी ज़िंदगी में क्या रोल प्ले किया है, इसके लिए मुझे अगर बोलना पड़े ना तो शब्द भी कम पड़ जाएंगे। मैं 4 से 5 साल हो गए मुझे शुभजीत मैम से डांस सीखते हुए। जब मैं ग्रेजुएशन के 2nd ईयर में थी ना, तब मैं मैम से मिली थी और आज मेरी मास्टर्स भी कंप्लीट हो चुकी है। मैं शुभजीत मैम से मैंने डांस सीखा और मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स विन किए, नेशनल लेवल तक गई, इतना सम्मान मिला मुझे अपने कॉलेज में रोल ऑफ ऑनर मिला। वो सब एक झलक है कि मेरे गुरु ने मुझे सिखाया, इतना काबिल बनाया। और कहते हैं कि गुरु के बिना चलोगे ना तो अक्सर लहरा के गिर जाओगे। उन्होंने मुझे सिखाया, ये गुण दिए और आज मैं एक आर्टिस्ट के तौर पे पेड प्रमोशंस भी करती हूँ। आई एम ब्लेस्ड विद शुभजीत मैम। हेलो ऑल, माई सेल्फ यशिका। मैंने शुभजीत मैम से सीखना शुरू किया था 3-4 साल पहले और तब डांस एज अ हैबिट किया था। उसके बाद मैम ने मोटिवेट किया कि आपको डांस कॉम्पिटिशन्स में करना चाहिए, आप केपेबल हो, तो उसकी वजह से मैं अब तक जीतती आ रही हूँ। सो थैंक यू सो मच मैम। एंड मैम की डांट में हमेशा प्यार रहा। मैम ने हमेशा हमारी अकेडमी के लिए हमको हमेशा सपोर्ट किया। सो थैंक यू सो मच मैम। हेलो एवरीवन, मेरा नाम गौरिशा है और मैं शुभ मुद्रा डांस स्टूडियो से डांस सीखती हूँ और शुभजीत मैम मुझे डांस सिखाते हैं और वो बहुत अच्छी तरह से डांस सिखाते हैं और मुझे उनके एक्सप्रेशंस इतने अच्छे लगते हैं कि मैं उनको कैच करने की कोशिश करती हूँ। एंड लव यू मैम।